नमस्कार। असम के चुनाव महारथियों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महारथी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि असम में एकमात्र ऐसा ट्राइबल लीडर है, आदिवासी नेता है, जो अपने दमखम से सरकार बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। उसकी हैसियत ऐसी है कि एक खास इलाके में उसका ज़बरदस्त प्रभाव है, पकड़ है। और अगर कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं चुनाव परिणामों से जिसमें कुछ सीटों से सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल हो सकता है, तो उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं बोडो नेता हग्रामा मोहिलारी की। हग्रामा मोहिलारी, आप जैसा कि जानते हैं कि एक मिलिटेंट लीडर थे जो बाद में मुख्यधारा में आए समझौते के बाद, और 17 साल से लगातार जो बोडो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, स्वायत्त इलाका बनाया गया, उसके लगातार वो सुप्रीम लीडर रहे और वहाँ पर एक छत्र उनका राज रहा। लगातार उस इलाके से, जो बोडो इलाके से 12 सीटें आती हैं, पिछले 2 चुनाव में वो 12 में से 12 सीटें जीतते रहे। उसके पहले 11 सीटें जीती हैं। बीजेपी की सरकार में वो शामिल रहे हैं। उनकी पार्टी बोडो पीपल्स फ्रंट शामिल रही है। उनके 3 मंत्री भी थे, लेकिन बीजेपी ने ऐन चुनाव के वक्त उन्हें धोखा दिया या कहें कि गच्चा दे दिया, जिसकी वजह से वो बहुत खार खाए बैठे हैं और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि बीजेपी का सफाया करेंगे। तो बीजेपी को उनको छोड़ना, उनको नाराज करना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा खेल है। एक ऐसा दाव है जो उनके लिए उल्टा पड़ सकता है उसके लिए, क्योंकि उसने बीपीएफ की जगह यूपीपीएल को तवज्जो दी है ताकि उस इलाके में वो अपनी घुसपैठ कर सके। कुछ सीटों पर वो भी चुनाव लड़ सके, क्योंकि बीपीएफ तो उन्हें कोई भी सीट देने से रही, 12 की 12 सीटें उसकी वहाँ थी। तो खैर, और भी वजह हैं जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये बता दें कि वो एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। और चूंकि वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ वाले गठबंधन से जुड़ गए हैं, जिसमें वाम दल भी हैं, उस गठबंधन से जुड़ने की वजह से उनकी ताकत में और इजाफा हुआ है, क्योंकि उस इलाके में, बोडो वाले इलाके में, मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है। कांग्रेस का अपना भी प्रभाव काफ़ी, उसका अपना वोट बैंक भी अच्छा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो हग्रामा मोहिलारी और भी ताकतवर हो जाते हैं, वो और बड़े महारथी, महायोद्धा बन जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उस इलाके में बोडो और मुसलमानों के बीच में हिंसक संघर्ष भी होते रहे हैं, झड़पें भी होती रही हैं, और थोड़ा सा उनकी वजह से उनमें दूरियां भी हैं। लेकिन अगर ये तीनों पार्टियां एकजुट होकर इस चुनाव में लड़ती हैं तो बीपीएफ एक अपनी जो ताकत है, जो लगातार वो बराबर साबित करती रही है उस इलाके में। हग्रामा मोहिलारी जो बार बार ये बताते रहे हैं कि बोडो लोगों का उन पर विश्वास है, बोडो लोगों में उनकी लोकप्रियता अखंड है और लगातार बनी हुई है, तो वो एक बार फिर से साबित कर सकते हैं। और अगर ये वो अपना प्रदर्शन दोहरा पाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर 12 में से 8-9 सीटें भी उन्होंने झटक ली तो बीजेपी के लिए अगली सरकार बनाने के मामले में मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि वैसे भी इस बार मुकाबला कांटे का हो गया है और हग्रामा मोहिलारी की भूमिका इस कांटे के मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। यही नहीं, इस इलाके में तो जो मोहिलारी की पैठ है, पकड़ है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा बोडो स्वायत्त परिषद के अलावा भी पूरे प्रदेश में बोडो जनजाति के लोगों की तादाद अलग अलग जगहों पर भी है और कई जगह अच्छी खासी भी है, जो कि इस परिषद के क्षेत्र में, दायरे में नहीं आते हैं। वहाँ भी ये दूसरी पार्टियों को अपने गठबंधन की मदद कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये मोहिलारी को आप पूरे असम प्रदेश में देखें तो एक बड़े ट्राइबल लीडर के रूप में वो उभरे हैं। सत्ता के नियंता के रूप में भी उनकी एक भूमिका बनने वाली है। आज हम उन्हीं की बात करेंगे।
हग्रामा मोहिलारी पर बातचीत करने से पहले, उनकी खूबियां खाबियां समझने से पहले, आइए थोड़ा सा उनकी पृष्ठभूमि पर नज़र डाल लेते हैं। उनका इतिहास क्या रहा है, अतीत क्या रहा है, ये देख लेते हैं। तो हग्रामा मोहिलारी दरअसल एक मिलिटेंट लीडर थे। अगर आप उस समय की भाषा में कहें तो वो एक आतंकवादी संगठन को चला रहे थे जिसका नाम था बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स, और उसके जरिए वो लगातार हिंसक गतिविधियों में संलग्न रहे थे। लगभग कह लीजिए ये 90 के दशक की शुरुआत से, और 2003 में जब केंद्र के साथ उनका समझौता हुआ बीटीसी के लिए, बोडो टेरिटोरियल एरिया के लिए, परिषद के लिए, काउंसिल के लिए, तब तक के लिए वो उस इलाके में हिंसक गतिविधियां चलाते थे। उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, अपने साथियों का भी आत्मसमर्पण करवाया, और उस तरह से जो परिषद बनी बोडोलैंड की, उस पे वो मुखिया बन गए और लगातार 17 सालों तक मुखिया रहे। समझौते के तहत बोडोलैंड के लिए वो कई ऐसी चीजें हासिल करने में कामयाब रहे जो दूसरे किसी भी पूर्वोत्तर के मिलिटेंट लीडर ने हासिल नहीं की। इसीलिए कहा जाता है कि वो पूर्वोत्तर के मिलिटेंट नेताओं में से सबसे कामयाब, सबसे सुलझे हुए, सबसे समझदार और सबसे ज्यादा अच्छी सौदेबाजी करने वालों में से एक हैं। तो उन्होंने जब 2003 में वाजपेयी सरकार थी, उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से निगोशिएशन किए, और न केवल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हासिल की, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उस समझौते में कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात भी शामिल करवाई जो कि दूसरे नेता नहीं करवा पाए। वहाँ उन शिक्षा संस्थानों में बोडो लोगों के लिए 60% तक रिजर्वेशन करवाया। इसके अलावा उन्होंने बोडो भाषा के विकास के लिए बोडो भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलवाया, और उसके विकास के लिए भी उन्होंने कई प्रावधान इस समझौते में किए। तो एक तरह से ये ऐसा समझौता था जिसकी वजह से बोडोलैंड के इलाके में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनका एक प्रभाव बढ़ा, और दूसरे मिलिटेंट लीडर्स उनसे पिछड़ गए। और भी संगठन थे, बाद में आपसू जो ऑल असम बोडो स्टूडेंट यूनियन है, बाद में वो भी उसने भी सरेंडर किया, वो भी शामिल हुआ, और भी एनडीएलएफ भी था। तो इस तरह के कई संगठन थे, लेकिन हग्रामा मोहिलारी जो कर सके वो दूसरे नेता नहीं कर सके। तो ये एक पृष्ठभूमि है। और उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2020 में यूपीपीएल, ये जो झगड़ा शुरू हुआ बीजेपी और उनके बीच में, 17 साल तक तो उनका एक छत्र राज रहा बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में। और जब पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में उन्होंने 12 में से 12 सीटें जीती, तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई और उसमें उनके 3 मंत्री भी बने। लेकिन 2020 में, दिसंबर 2020 में उनका बिल्कुल एक तरह से बीजेपी के साथ बंटवारा जैसा हो गया, उनमें भेद पैदा हो गया और वो अलग होने की तरफ चल पड़े। क्योंकि जनवरी 2020 में एक और तीसरा समझौता बोडो लैंड के संदर्भ में किया गया था, और उसमें हग्रामा मोहिलारी को विश्वास में नहीं लिया गया था, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। और दिसंबर 2020 में बीजेपी ने जो काउंसिल के इलेक्शन हुए, उसमें बीपीएफ के बजाय यूपीपीएल नामक पार्टी से मिलकर लड़ा, और एक तरह से हग्रामा की पार्टी बीपीएफ ने 19 सीटें जीती 40 में से, लेकिन वो उसके सुप्रीम नहीं बन सके, क्योंकि 12 सीटें यूपीपीएल ने जीती और 9 बीजेपी ने, और इन दोनों ने मिलाकर वहां की काउंसिल पर कब्जा कर लिया और हग्रामा मोहिलारी और उनकी पार्टी को बाहर कर दिया। तो उसके बाद दोनों का साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, और अंत में जब ये संकेत उन्हें मिल गए कि बीजेपी यूपीपीएल के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, बोडोलैंड के एरिया में अपने कैंडिडेट भी खड़ा करना चाहती है, तो जाहिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया था, और उन्होंने फिर दामन थाम लिया महाजोत का, जो कि कांग्रेस, एयूआईडीएफ और तमाम वामपंथी दलों के साथ मिलकर बना हुआ है, और एक बढ़िया मजबूत गठबंधन के तौर पर खड़ा हो गया है। उससे जाकर वो मिल गए। तो ये थी उनकी पृष्ठभूमि। अब आइए
हग्रामा मोहिल्यारी, जिनको हम महारथी कह रहे हैं, उनकी खूबियां और खामियों को भी देख लिया जाए। उनमें आखिरकार क्या खूबियां हैं जिनकी वजह से वो महारथी का दर्जा हासिल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोडो जनजाति पर उनकी पकड़, उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान अच्छा खासा है। इसके बावजूद कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से अब वो उनको हटा दिया गया है, वहाँ बीजेपी और यूपीपीएल का गठबंधन काबिज हो गया है, लेकिन उनकी बोडो जनजाति पर अच्छा असर है, पकड़ है। दूसरी बात यह है कि वो एक जुझारू नेता हैं और एक अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं। चुनाव के लिहाज से देखें और राजनीति के लिहाज से आप देखिए कि यूपीपीएल और बीजेपी के गठजोड़ के बावजूद बीटीसी में सबसे बड़ी पार्टी बीपीएफ ही बनकर उभरी थी। तो ये एक उनकी पकड़ का संकेत है कि इस सत्ता में रहते हुए बीजेपी केंद्र में भी, राज्य में भी, इसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा डेंट नहीं करवा पाई। तो ये एक खास बात उनके में है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोडोलैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उसका श्रेय उनको दिया जाता है। उन्होंने कई इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे तरह की यूनिवर्सिटी वगैरह खुलवाई और वो उनके खाते में जाती है। और फिर उन्होंने बोडो भाषा के संरक्षण के दिशा में जो काम किया, उन्होंने बोडो भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाया और उसके विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो भी किया। उन्होंने बोडो संस्कृति के विस्तार के लिए भी काम किया और जो ये कहा जा रहा था कि असमिया संस्कृति बोडो संस्कृति पर हावी हो रही है, वो वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है, उस वर्चस्व को उन्होंने खारिज किया, उसको तोड़ा और बोडो जनजाति, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनको अपने ढंग से फलने फूलने का एक माहौल बना कर दिया। खामियां देखें तो बीटीसी के उनके शासनकाल में बुनियादी ढांचे का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, ये आरोप उन पर लगता है। वहाँ सड़कें वगैरह बहुत अच्छी नहीं हैं और इसको लेकर उन पर लगातार अभी पिछले चुनाव में बीटीसी के आक्रमण किया जाता रहा है। औद्योगिक विकास और रोजगार के मोर्चे पर भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ ये पूरे पूर्वोत्तर की समस्याएं हैं, केवल बोडोलैंड के इलाके की नहीं, पूरे पूर्वोत्तर में ये समस्या है। वहाँ का विकास नहीं हुआ है, असम का विकास नहीं हुआ है, दूसरे पूर्वोत्तर प्रांतों में भी नहीं हुआ है। फिर तीसरी बात यह कि बीटीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं कि जो भी धन उस इलाके के विकास के लिए आया वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर एक जो बड़ी असफलता हग्रामा मोहिल्यारी की रही है वो ये है कि बोडो वाले इलाके में, बोडोलैंड वाले इलाके में वो जनजातियों और मुसलमानों के बीच संघर्ष को रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं। कई बार बड़े पैमाने पर बड़ी हिंसक झड़पें हुई हैं जिनमें बड़ी तादाद में जनजातियों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है और ये बार बार ये सुर्खियां बनती रही है, राष्ट्रीय प्रेस में भी, राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें ये आती रही हैं। तो इस मोर्चे पर भी वो कहना चाहिए कि नाकाम रहे हैं कि जो एक आपसी भाईचारा सद्भाव उन्हें कायम करना चाहिए था उस इलाके में, वो कर पाने में नाकाम रहे। और शायद ये एक जो उनकी नाकामी थी वो इस चुनाव में भी उनको दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि AIUDF के साथ उनका समझौता तो हो गया है, लेकिन अब वो किस तरह से तालमेल बिठाएंगे, क्योंकि बोडो शायद इसको पसंद ना करें। तो ये देखने की बात है कि AIUDF और उनके बीच ये तालमेल कैसे होता है। दूसरी बात ये है कि यूपीपीएल बोडो वोट बांटेगी और बीजेपी की मदद करेगी, उसे वो रोकने में कितने कामयाब होते हैं। यूपीपीएल यानी बोडो की एक और पार्टी, और बोडो अभी तक वर्चस्व था, दूसरी पार्टी उस तरह से उभर कर नहीं आई थी जो सीधे चैलेंज करती हग्रामा मोहिल्यारी को, लेकिन ये पार्टी उभर कर आ गई है और अब ये चैलेंज कर रही है और उसको बीजेपी का साथ मिल रहा है। बीजेपी का साथ, सरकारी मशीनरी और बड़े पैमाने पर धन इस चुनाव में जो बीजेपी की तरफ से झोंका जा रहा है वो भी मिल रहा है। तो वो यूपीपीएल को किस तरह से कितना काट सकती है, कितना रोक सकते हैं, ये मोहिल्यारी की जो चुनावी रणनीतिकार की एक छवि है उसमें कितना वो कर सकते हैं। अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल वो किस तरह से इस चुनाव में दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो असमिया संस्कृति पर
हिंदुत्व का वर्चस्व हो रहा है और इन दोनों का बोडो संस्कृति पर वर्चस्व हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का बोडोलैंड वाले इलाके में घुसना मतलब जनजातियों पर एक हिंदूवादी संस्कृति का हावी होना भी माना जा सकता है। पहले असमिया समाज अपनी संस्कृति को बोडो समुदाय पर थोप रहा था, जिसका विरोध करके मोहिलारी ने एक अपनी छवि और एक अपनी स्वतंत्रता कायम करने की कोशिश की, और अब एक ये दूसरा खतरा मंडराने लगा है हिंदुत्व का। तो इसका मुकाबला करना, बोडो लोगों को जागृत करना, इसके प्रति चेतना जगाना और एक संगठित होकर उसे परास्त करना, ये उनकी चुनौती है और ये चुनाव उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हाग्रामा मोहिलारी के जो महारथी हैं वो इस चुनाव समर में वो अपने शौर्य का, अपने बल का, अपनी समझदारी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये देखने की बात होगी और उसका चुनाव परिणामों पर कितना असर पड़ता है ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महारथी। उम्मीद है कि आज की ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।